कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माहेश्वरी सिंघानिया गौरी के पास आकर कहती हैं, तुम गौरी हो मेरी बहू, आखिरकार हम मिल ही गए। पिछले कई दिनों से तुम्हारे पति ने तुम्हें काफ़ी अच्छे से छुपा रखा था। मैंने रुद्र से कई बार कहा कि मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, लेकिन रुद्र ये कहकर टाल देता था कि अभी गौरी को आराम करने की ज़रूरत है, वरना शायद हम पहले ही तुमसे मिल लेते। इतना कहकर माहेश्वरी जी ने गौरी के चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो बेटा। मेरे बेटे ने अपने लिए काफ़ी अच्छी पत्नी को चुना है। मुझे मेरे बेटे की पसंद पर गर्व है। उसने इतनी प्यारी बहू मुझे लाकर दी है। इतना कहकर माहेश्वरी जी ने गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर अच्छे से पकड़ लिया, क्योंकि माहेश्वरी जी देख रही थी कि गौरी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। शायद गौरी को उनसे मिलने में झिझक हो रही थी, इसलिए उन्होंने गौरी को ये बताने के लिए कि तुम्हें मुझसे झिझकने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। गौरी जो इतनी देर से घबरा रही थी, उसने जब रुद्र की माँ का ये स्वभाव देखा तो ये स्वभाव गौरी को भा गया और उसने मुस्कुराकर माहेश्वरी सिंघानिया की तरफ देखकर कहा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। गौरी की मीठी सी आवाज़ सुनकर महेश्वरी जी मुस्कुराकर गौरी से कहती हैं, तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो, लेकिन तुमने इतने बड़े आदमी से शादी क्यों कर ली? तुम्हारी उम्र तो अभी 18-19 साल की लग रही है और मेरा बेटा 26 साल का है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस बुढ़े से शादी करने की? माहेश्वरी सिंघानिया ने गौरी को रिलैक्स करने के लिए छोटा सा मजाक किया, क्योंकि उन्हें गौरी 18-19 साल की ही लग रही थी। गौरी इतनी ज़्यादा नाजुक थी और वो देख रही थी कि गौरी उनसे घुल मिल नहीं रही है ये देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं आपको बूढ़ा नज़र आ रहा हूँ? अभी मेरी उम्र सिर्फ 26 साल है। मानता हूँ आप अपनी बहू को रिलैक्स करने के लिए मेरा मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन आप मुझे बूढ़ा नहीं कह सकती। रुद्र ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। माहेश्वरी जी अपने बेटे को पूरी तरह से इग्नोर करके गौरी की तरफ देखकर कहती हैं, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अभी तो तुम्हारी कॉलेज जाने की उम्र है। अगर इसने तुम्हें मजबूर किया है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी को तो माँ बेटे की नोक झोंक में बहुत मज़ा आ रहा था। वो देख रही थी कि रुद्र की मम्मी कितनी ज़्यादा मजाकिया हैं। गौरी को रुद्र की मम्मी का ये स्वभाव अच्छा लग रहा था। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान खिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं 21 साल की हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई काफ़ी समय पहले ही पूरी कर ली है और रुद्र से शादी करने का मेरा खुद का फैसला था। क्या तुम 21 साल की हो? तुम तो मुझे 18-19 की लग रही हो। अगर तुमने मुझे अभी अपनी उम्र नहीं बताई होती तो मुझे तो यही लगता कि इसने पक्का तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है, माहेश्वरी जी ने कहा। गौरी मुस्कुरा देती है और कुछ सोचकर धीरे से रुद्र से पूछती है, मैं तुम्हारी मम्मी को क्या कहूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी मम्मी को हमारी तरह मम्मी कह सकती हो, इसमें तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, रुद्र ने धीरे से कहा। लेकिन वो मेरी सासू माँ है, मैं उन्हें मम्मी कहूँगी, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? गौरी ने कहा। माहेश्वरी जी अपने बहू और बेटे को आपस में बात करता देख हंसती हैं और कुछ सोचकर कहती हैं, मैं यहीं पर हूँ मम्मी, वैसे कोई बात नहीं है, रुद्र ने कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी को सब समझ आ रहा है कि कैसी बात है। लव मैरिज करने के बाद ऐसे बदल जाते हैं बेटे? अपनी मम्मी के सामने ही अपनी बीबी से कैसे छुप छुप कर बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, तुम वहाँ पर जाकर आराम से बातें कर लेना, माहेश्वरी जी ने दोनों को खिंचाई करते हुए कहा। हालांकि उन्होंने गौरी के मुंह से सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो अपने बेटे को थोड़ा परेशान करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिन से माहेश्वरी जी अपने बहू से मिलना चाहती थी, लेकिन उनका बेटा कुछ ना कुछ बहाना कर कर हर बार टाल देता था। तुम मुझे रुद्र की तरह मम्मी कह सकती हो बेटा, क्योंकि मुझे एक बेटी की ज़रूरत है, ना कि एक बहू की। इतना कहकर वो गौरी के सर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद देती हैं। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो चुपचाप से एक मुस्कान के साथ माहेश्वरी जी की तरफ देखकर धीरे से उन्हें मम्मी कहती है। इस समय गौरी किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी जो कहीं गुम हो गई थी, लेकिन अचानक से उसे उसके मम्मी पापा मिल गए हों। ये सुनकर माहेश्वरी जी खुश हो जाती हैं और गौरी की तरफ देखकर कहती हैं,
तुम हमेशा खुश रहो और तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। इतना कहकर माहेश्वरी जी पास में मौजूद नौकरानी की तरफ देखकर कहती हैं, मैंने तुमसे कुछ कहा था, वो सब तैयार है? जी मालकिन। वो इतना कहकर नौकरानी वहाँ से तुरंत टेबल पर मौजूद लाल पैकेट और गिफ्ट उठाकर माहेश्वरी सिंघानिया जी को दे देती हैं। माहेश्वरी सिंघानिया नौकरानी के हाथ से वो लाल लिफाफा पैकेट लेकर गौरी की तरफ बढ़ा देती हैं। गौरी उस लाल पैकेट को देखकर एक पल सोचने लग जाती है कि इसमें क्या है। पीछे से रुद्र धीरे से कहता है, चुपचाप से इसे ले लो। पास में मौजूद महेश्वरी जी ने कहा, तुम मेरी बहू को धमका रहे हो? थोड़ा गुस्सा करते हुए। नहीं मम्मी, मैं आपकी बहू को धमका नहीं रहा हूँ। मम्मी, मैं आपकी बहू को समझा रहा हूँ कि वो आपसे ये लिफाफा ले ले, रुद्र ने सफाई देते हुए कहा। गौरी रुद्र और महेश्वरी जी को आपस में बात करता देख महेश्वरी जी की तरफ देखकर कहती है। गौरी कुछ सोचते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए बोली, मैं इसका क्या करूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम इसे ले लो। इतना कहकर वो महेश्वरी जी उस लाल लिफाफे को गौरी को पकड़ा देती हैं। गौरी चुपचाप से वो लाल लिफाफा और वो गिफ्ट ले लेती है क्योंकि वो महेश्वरी जी को निराश नहीं करना चाहती थी। माहेश्वरी जी गौरी की तरफ देखकर कहती हैं, अगर तुम्हें कभी रुद्र परेशान करे तो तुम मुझे बता देना। गौरी चुपचाप से किसी अच्छे बच्चे की तरह माहेश्वरी जी की बात सुन रही थी। थोड़ी देर गौरी और माहेश्वरी जी बातें करती है, तभी गौरी का ध्यान सीढ़ियों से उतर कर आ रही एक लड़की पर जाता है। वो गौरी से कुछ साल बड़ी थी। गौरी रुद्र की तरफ देखकर इशारों ही इशारों में पूछती है कि वो कौन है। माहेश्वरी जी गौरी को रुद्र से इशारों इशारों में बात करता देख पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखकर कहती हैं, ये इस घर की बड़ी बहू सुनैना है। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, खास करके उसकी आंखें ब्राउन रंग की थी और उसके काले घुंघराले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो सीढ़ियों से उतरकर गौरी की तरफ आकर कहती है, कैसी हो गौरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा भाभी, गौरी ने कहा। तुम मुझे भाभी ना कहकर मेरे नाम से बुला सकती हो। ये कहते हुए सुनैना के चेहरे पर एक मुस्कान मौजूद थी। गौरी को सुनैना का ये बर्ताव काफ़ी अच्छा लगा। गौरी को सबसे ज़्यादा सुनैना की मुस्कान अच्छी लगी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है। सुनैना रुद्र की तरफ देखकर कहती है, आप तो जाकर पापा से बात कर लेना चाहिए, उन्होंने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप गौरी का ख्याल रखना। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद वहाँ पर माहेश्वरी जी, सुनैना और गौरी मौजूद होती हैं। सुनैना माहेश्वरी जी से कहती है, मम्मी, मैंने गौरी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है, तो क्या मैं वो गौरी को दे सकती हूँ? तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, माहेश्वरी जी ने एक मुस्कान के साथ कहा। कुछ सोचकर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मैं अभी उसको पूरा करके आती हूँ। तब तक तुम गौरी को ये पूरा घर घुमा दो और परिवार वालों के बाकी सदस्यों से मिला दो, खासकर दादाजी से। केशव से तो गौरी पहले ही मिल चुकी होगी। जी मम्मी जी, गौरी ने किसी आज्ञाकारी बहू की तरह जवाब दिया। ये सुनकर माहेश्वरी जी गौरी से थोड़ी देर बात करती हैं और माहेश्वरी जी वहाँ से जाते हुए मुस्कुराई। शायद रुद्र ने अपने पिता से झूठ नहीं बोला था, वो सच में गौरी को पसंद करता है। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके बेटे ने अपने लिए अपनी पसंद की लड़की चुनी है। ये सब सोचते सोचते वो वहाँ से चली जाती हैं। माहेश्वरी जी के चले जाने के बाद सुनैना गौरी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें परिवार वालों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब से ये तुम्हारा परिवार है। तुम मम्मी जी से मिल ली हो। मम्मी जी थोड़ी हंसमुख टाइप की हैं, पापा जी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो दिल के काफ़ी अच्छे हैं। और केशव को तो तुम जानती ही हो। एक एक करके सुनैना परिवार वालों के बारे में गौरी को बताती है। हालांकि रुद्र ने गौरी को पहले ही परिवार वालों के बारे में बता दिया था, लेकिन तब भी गौरी चुपचाप से सुनैना की बात सुनती है। उसे सुनैना अपनी बड़ी बहन की तरह दिख रही थी। हालांकि उसकी कोई बड़ी बहन नहीं थी, लेकिन सुनैना में वो अपनी बड़ी बहन की झलक देख रही थी। सुनैना गौरी को यूं चुपचाप से सुनता देख मुस्कुराकर कहती है, अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाकी परिवार वालों से मिलवाती हूँ। ठीक है, कहकर गौरी एक मुस्कान के साथ उसके साथ लाइब्रेरी के पास मौजूद कमरे में गौरी को ले जाती है।
गौरी वहाँ पर एक आदमी को बैठा देखती है। उस आदमी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो आदमी अपने हाथ में मौजूद न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। पहली नज़र में वो आदमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा था। सुनैना ने उस आदमी की तरफ देखकर दादाजी कहकर पुकारा। गौरी समझ जाती है कि वो आदमी रुद्र के दादाजी हैं, तो वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आती है। दादाजी सुनैना की तरफ देखकर कहते हैं, सुनैना बहू, ये छोटी बच्ची कौन है? इतना कहकर दादाजी अपने न्यूज़पेपर को एक तरफ रखकर सुनैना की तरफ देखने लगते हैं। सुनैना और गौरी दादाजी के पास आते हैं। ये आपकी छोटी बहू गौरी है। दादाजी ये सुनकर गुस्से में चिल्लाते हैं, रुद्र कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। दादाजी को इतना गुस्सा करता देख गौरी घबरा जाती है और पास में मौजूद सुनैना का हाथ टाइट से पकड़ लेती है। गौरी को इतना घबराता देख सुनैना दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी आपसे गौरी डर रही है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दादाजी अपने गुस्से को संभाल कर सुनैना से कहते हैं, सुनैना बहू, रुद्र को मेरे पास बुला कर लाओ। ठीक है दादाजी। इतना कहकर सुनैना गौरी को वहाँ पर अकेला छोड़कर रुद्र को बुलाने के लिए चली जाती है। गौरी डरी सहमी सी चुपचाप से दादाजी के सामने सर झुकाकर खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी गुस्सा क्यों हो रहे हैं। यही सब वो सोच रही थी, तभी उसने देखा कि कमरे में रुद्र आ रहा है। तो वो तुरंत रुद्र के पास भाग कर जाती है और रुद्र के पीछे छिप जाती है। रुद्र जो अपने पापा से कुछ ज़रूरी बात कर रहा था कि तभी उसने दादाजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो वो जैसे ही कमरे से बाहर आया तभी उसके सामने सुनैना आ गई और सुनैना ने कहा कि दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। तो रुद्र चुपचाप से दादाजी के कमरे में आ जाता है। गौरी को इतना घबराता देख रुद्र दादाजी से कहता है, दादाजी गौरी इतनी घबरा क्यों रही है? आपने गौरी को ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी है? रुद्र की आवाज़ में गौरी के लिए चिंता साफ जाहिर हो रही थी। दादाजी गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहते हैं, कमबख्त, तूने इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों की? अभी इसकी उम्र पढ़ने की है। गौरी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको वो इतनी कम उम्र की क्यों लग रही है। अभी तो उसकी उम्र मात्र 22 साल है। रुद्र दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर समझ आता है कि उसके दादाजी को भी उसकी माँ की तरह गौरी कम उम्र की गलतफहमी हुई है। तो वो दादाजी की तरफ देखकर अपनी बात को एक्सप्लेन करता है, दादाजी गौरी की उम्र 22 साल की है और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। क्या? दादाजी ने हैरानी के साथ कहा, पर ये बच्ची तो मुझे 17-18 साल की लग रही है। गौरी अपनी उम्र इस कदर घटता देख चौंक कर दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी मैं 22 साल की हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। दादाजी गौरी के मुंह से ये सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वो अपने गुस्से को शांत करके रुद्र की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुमने कम उम्र की लड़की से शादी की होती तो इसी छड़ी से पीट पीट कर मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करता। दादाजी मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? रुद्र ने कहा, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो गौरी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें दादाजी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन वो दिल के काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इतना कहकर थोड़े डराने के अंदाज में कहता है, उनकी वो छड़ी देख रही हो, उससे थोड़ा संभल कर रहना। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। गौरी जो रुद्र के पीछे चुप कर खड़ी थी, रुद्र की ये सारी बातें सुनकर वो तुरंत सुनैना के पास जाकर उसका हाथ टाइट से पकड़कर कहती है, सुनैना दीदी प्लीज़, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सुनैना ने रुद्र की बात सुन ली थी और उसने मन में कहा, ये कब से इतना शरारती हो गया। गौरी को इतना घबराता देख सुनैना धीरे से कहती है, तुम घबराओ मत। दादाजी गौरी को इतना परेशान देख अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर गौरी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि रुद्र ने अपने से कम उम्र की लड़की से शादी कर ली है, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा था। दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर गौरी थोड़ी शांत होती है और दादाजी की तरफ देखकर कहती है, आपको मेरी और रुद्र की शादी से कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं खुश हूँ तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची को देखकर कि इतनी प्यारी बहू मुझे मिली है। दादाजी ने गौरी को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो देख रहे थे कि गौरी उनसे कितना डर चुकी है। गौरी दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है दादाजी।
दादाजी और गौरी थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं। उसके बाद दादाजी गौरी को वो अपनी तरफ से तोहफा देते हैं। गौरी चुपचाप से वो तोहफा ले लेती है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद गौरी दादाजी को आराम करने के लिए कहकर सुनैना के साथ उस कमरे से बाहर आ जाती है। सुनैना गौरी की तरफ देखकर उसे अपने कमरे में लेकर जाती हैं। गौरी चुपचाप से सुनैना के साथ उस कमरे में जाती है और वो सुनैना का कमरा देखती है। सुनैना का कमरा काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था। वहाँ पर रुद्र के बड़े भाई शुभम की बड़ी फोटो वाल पर लगाई गई थी। ये सब देखकर गौरी सुनैना की तरफ देखकर पूछती है, सुनैना दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? गौरी ने मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा। हाँ पूछो, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? सुनैना ने कहा। रुद्र को इतनी जल्दबाजी में शादी करने के लिए क्यों कहा गया? गौरी ने कुछ सोचते हुए पूछा। क्योंकि मेरे पति शुभम वो बिजनेस संभालना नहीं चाहते थे और केशव अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो रुद्र को ही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना था और वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए पापा ने रुद्र को शादी के लिए मजबूर किया था। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनके बिजनेस को उनका बेटा आगे बढ़ाए। सुनैना ने कहा। ओह अच्छा, गौरी ने कहा। सुनैना पास में मौजूद गिफ्ट को उठाकर गौरी को देती है। गौरी चुपचाप से वो गिफ्ट ले लेती है। गौरी और सुनैना थोड़ी देर आपस में बातें करते हैं। फिर सुनैना गौरी को उसका कमरा दिखाती है। गौरी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर आराम से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह से इस कदर वो थक चुकी थी परिवार वालों से मिलते मिलते। गौरी अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह में धीरे से कहती है, परिवार का होना कितना अच्छा है। पता नहीं मेरा परिवार कहाँ है। आज मुझे परिवार के प्यार और परिवार की अहमियत समझ आई। हालांकि यहाँ पर सब अच्छे हैं, मगर मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मुझे मेरे पापा से मिलना है। ये सब सोच सोच कर वो दुखी हो रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और उसके मुंह से निकलता है, विराट वो मुझसे कुछ कह रहा था। गौरी अपने फ़ोन से विराट को फ़ोन करती है। हेलो गौरी, विराट ने फ़ोन पर कहा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? गौरी ने भी कहा। नहीं, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। विराट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। तुम कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है? गौरी ने कहा। अच्छा, तुमने उसके लिए फ़ोन किया था? हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, विराट ने कहा। क्या पता चला है? गौरी ने सहमी सी आवाज़ में कहा। कल रेस्टोरेंट में मिलते हैं, मैं तुम्हें वहीं पर सब कुछ बता दूंगा। आज तुम फैमिली टाइम एंजॉय करो। इतना कहकर विराट फ़ोन रख देता है। गौरी मोबाइल की तरफ देखकर कहती है, विराट को मेरे बारे में आखिर क्या पता चला होगा? अब ये कल जाकर ही पता चलेगा। इतना कहकर वो अपने मोबाइल को एक तरफ रख देती है और बिस्तर पर आराम से लेट जाती है। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और रुद्र अंदर आता है। क्या हुआ, तुम थक गई? रुद्र अंदर आते हुए कहता है और पहने हुए कोट को निकाल कर एक तरफ रख देता है। नहीं, कुछ सोच रही थी, गौरी ने धीरे से कहा। अच्छा, तुम्हारे पास दिमाग भी है? रुद्र ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो, गौरी ने गुस्सा करते हुए कहा। गौरी को परेशान होता देख रुद्र ने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे पास दिमाग की थोड़ी कमी है। गौरी रुद्र की ये सारी बातें सुनकर गुस्से में रुद्र की तरफ देखती है। गौरी रुद्र को देखने के सिवा कुछ कर भी नहीं पाती और थक हार कर चुपचाप से अपनी जगह पर बैठकर गुस्से से रुद्र की तरफ फिर देखने लगती है। कुछ सोचकर गौरी रुद्र की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे बड़े भाई यानी शुभम, उन्होंने तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि उन्हें आर्मी में रहना था। शुभम भाई का ये बचपन से सपना था और उन्हें अपने सपने को पूरा करना था। उन्हें पापा के फैमिली बिजनेस में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने पापा का फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। रुद्र वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए गौरी से कहता है। गौरी रुद्र को जाता हुआ देख धीरे से कहती है, फिर तुम्हारा क्या सपना था? रुद्र अपनी जगह पर रुक कर बोला, मेरा कोई सपना नहीं है। एक सपना था जिसे मैंने देखा था, लेकिन वो सपना कभी सच नहीं हो सकता, रुद्र ने निराशा के साथ कहा। गौरी को कुछ समझ नहीं आया। वो ये सब सोच कर कहती है, आर्मी में जाने का, लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से ये नहीं हो पाया। नहीं, आर्मी में तो मैं अपने भाई की वजह से गया था, क्योंकि वो ज़्यादातर उन्हीं कामों में बिजी रहते थे। मुझे उनकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी, इसलिए मैंने आर्मी की ट्रेनिंग ली ताकि मैं भाई के साथ रह सकूं।
अच्छा, लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हें वापस से आना पड़ा, तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी होगे, गौरी ने रुद्र से कहा। नहीं, मुझे ये मालूम था कि एक ना एक दिन मुझे पापा का फैमिली बिजनेस संभालना होगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ना चाहते हुए भी मुझे इस काम को करना ही पड़ता। इसलिए बिना इच्छा के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं अपनी इच्छा के साथ ये काम करूं, रुद्र ने कहा। गौरी कुछ सोचकर मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, क्या हम आज यहीं पर रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड करना है। रुद्र गौरी की तरफ देखकर बोला, ठीक है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकती हो। गौरी ये सुनकर अपनी जगह से उठकर किसी बच्चे की तरह खुशी से रुद्र की तरफ देखकर कहती है, मैं यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रुक सकती हूँ। गौरी की ये बात सुनकर रुद्र लगभग दीवार से टकराते हुए बचता है और गौरी की तरफ देखकर कहता है, लगता है तुम्हें मेरी फैमिली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई। गौरी खुशी से हाँ में सिर हिला देती है। हाँ, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, खासकर सुनैना दीदी। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं उनके साथ कल शॉपिंग पर जाने वाली हूँ। मैंने और सुनैना दीदी ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। सुनैना दीदी, ये कब हुआ? रुद्र ने हैरानी से गौरी की तरफ देखकर कहा। तुम ऐसी मुंह क्यों बना रहे हो जैसे कि मैंने सुनैना दीदी को दीदी कहकर एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उन्होंने मुझे खुद दीदी कहने की इजाज़त दी है। अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने तुम्हें इतनी आसानी से खुद को दीदी बुलाने कैसे दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे दीदी कहे। तुम बहुत जानते हो सुनैना दीदी के बारे में, गौरी ने फिर रुद्र से कहा। हाँ, क्योंकि सुनैना और मैं और भाई, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। भाई और सुनैना ने लव मैरिज की है। अच्छा, इसलिए तुम सुनैना दीदी को इतने अच्छे से जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से उनके साथ रहूंगी तो मैं तुमसे अच्छे से भी उन्हें जान जाऊंगी, गौरी ने किसी बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र गौरी को इतना मुस्कुराता देख खुद से बोला, ये मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों लग रही है। अगर मैं गौरी से थोड़ी देर और बातें करूंगा तो शायद मैं गौरी की क्यूटनेस पर फिदा हो जाऊंगा। अपने ख्यालों से बाहर आकर रुद्र गौरी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे बॉस तुम्हें छुट्टी दे देंगे? ओह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी तो मैं क्या करूँगी? मेरा और सुनैना दीदी का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। गौरी की मुस्कान कहीं गायब हो गई थी, लेकिन इस समय रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो उस मुस्कान के साथ वॉशरूम के अंदर चला जाता है शावर लेने के लिए। बाहर मौजूद गौरी अपने बिस्तर से खड़ी होकर इधर उधर चक्कर काटते हुए, अब गौरी क्या करेगी तू? अब तक तो तूने बॉस का चेहरा तक नहीं देखा है। और उनकी पर्सनल असिस्टेंट है, वो है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लेकिन वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है। अगर उसने मुझे हॉलिडे के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी? इतना सोचकर वो अपने मोबाइल के पास जाकर उससे धीरज को फ़ोन मिलाती है। धीरज फ़ोन नहीं उठाता है। थोड़ी देर में रुद्र शावर ले लेता है और वॉशरूम से बाहर आकर गौरी को इतना परेशान होता देख मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ गौरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरी रुद्र की तरफ देखकर कहती है, मैं परेशान हूँ, लेकिन तुम किस खुशी में खुश हो? कहीं तुम्हें मेरी इस हालत पर हंसी तो नहीं आ रही? नहीं, केशव ने आज सुबह मुझसे कुछ कहा था तो वो याद आते ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ओह सच में? गौरी ने शक करते हुए रुद्र से पूछा। हाँ सच में, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हारी बात केशव से भी करवा सकता हूँ। ये सब रहने दो, गौरी थोड़ा परेशान होते हुए इधर से उधर चलते हुए कहती है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हालांकि रुद्र सब जानता था, लेकिन तब भी वो गौरी को थोड़ा परेशान करने के लिए पूछता है। पता नहीं ऑफिस से छुट्टी मिलेगी कि नहीं, यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। और कुछ सोच कर रुद्र की तरफ देखकर गौरी कहती है, तुम्हें पता है बॉस की जो पर्सनल असिस्टेंट है वो है तो अच्छी, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है उसे फ़ोन करने पर, पता नहीं वो मेरी बात सुनकर कैसा रिएक्शन देगी। गौरी रुद्र के पास आकर खड़ी होकर कहती है। रुद्र कुछ सोचकर बोला, मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारा काम आसान कर सकता हूँ। गौरी उम्मीद भरी आंखों से रुद्र की तरफ देखकर कहती है, सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, इतना कहकर रुद्र गौरी के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करके कहता है। गौरी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, थैंक यू।
थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुद्र ने इतना कहा और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप चालू करके उसमें अपना काम करने लगता है। गौरी कुछ सोच कर बोली, तो मैं कब तक छुट्टी ले सकती हूँ? जब तक तुम चाहो तब तक की छुट्टी ले सकती हो। मैं अपने दोस्त से बात कर लूँगा और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें हॉलीडे नहीं देगा। थैंक यू रुद्र, इतना कहकर गौरी खुशी से उछलते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है। गौरी के चले जाने के बाद रुद्र दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, ये लड़की किसी बच्चे की तरह छोटी छोटी खुशियों पर खुश हो जाती है। ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को ही मिलती है। जिस दिन रुद्र को ये पता चला था कि गौरी में उसी की कंपनी में धीरज से बात की है, तो उसने तुरंत गौरी को अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गौरी किसी और की कंपनी में काम करे। गौरी की बातों से उसे पता चल गया था कि गौरी को किसी की मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके उस इंसान की जिसे वो जानती तक नहीं है। इसलिए रुद्र पहले गौरी को अपने ऊपर भरोसा दिलाना चाहता है। रुद्र अपनी लैपटॉप में काम करने में बिजी हो जाता है। गौरी कमरे से बाहर आकर सुनैना के कमरे में चली जाती है। सुनैना के कमरे में पहुंचकर वो देखती है कि सुनैना फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, तो वो चुपचाप से सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सुनैना गौरी को अपने कमरे में आता हुआ देख फ़ोन पर कहती है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है। सुनैना गौरी के पास बैठकर उससे बातें करने लग जाती है। शाम के समय किचन के अंदर दो लड़कियां आपस में लड़ रही थी। ये कोई और नहीं, गौरी और सुनैना थी। आज का खाना मैं बनाने वाली हूँ। गौरी ने खुशी के साथ पास में खड़ी सुनैना की तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ। सुनैना ने एक मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, आप मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आज का खाना मैं अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। गौरी सब्जी काटते हुए कहती है, लेकिन अगर पापा जी को आपके हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। चिंता करते हुए सुनैना ने गौरी से कहा। उन दोनों को यूं लड़ता देख महेश्वरी जी मुस्कुरा रही थी। उन्हें अपनी दोनों बहुओं को यूं अपने परिवार के लिए खाना बनाने के लिए लड़ता देख उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड लुक था। वो इसलिए क्योंकि सुनैना गौरी को खाना बनाने की टिप्स बता रही थी कि पापा जी को क्या पसंद है और मम्मी जी को तीखा कम पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन गौरी वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे ही खाना बनाना है। उन दोनों लोगों को इस तरह देखकर माहेश्वरी जी अपने मन में बोली, ऐसे दिन की ही तो प्रतीक्षा कर रही थी मैं। मेरी दोनों बहुएं मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभालेंगी। मिलजुल कर ये दोनों बिल्कुल बहनों की तरह लग रही हैं। मेरे तो भाग्य खुल गए, मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। गौरी जब देखती है कि सुनैना उसकी बात नहीं मान रही है, तो वो गुस्सा होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। तब उसकी नज़र महेश्वरी जी पर जाकर अटक जाती है, तो वो तुरंत उनके पास भागकर आती है। मम्मी देखो, सुनैना दीदी का मुझे खाना बनाने नहीं दे रही हैं। उनको लगता है कि मैं खाना अच्छे से नहीं बना पाऊंगी। गौरी ने शिकायती बच्चे की तरह माहेश्वरी जी से शिकायत की। माहेश्वरी जी चुपचाप से गौरी की बातें सुन रही थी। उन्हें गौरी किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जो उनसे अपनी बड़ी बहन की शिकायत लगा रही थी। गौरी को बच्चे जैसा बर्ताव करता देख उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सुनैना माहेश्वरी जी के पास आकर कहती है, मम्मी गौरी नौकरों की भी मदद नहीं ले रही है, और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ तो मना कर रही है। और आपको तो पता है, अगर स्वाद में ज़रा भी बदलाव आया तो पापा जी बहुत गुस्सा करते हैं। अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर महेश्वरी जी मुस्कुराकर सुनैना की तरफ देखकर कहती हैं, तुम अपने पापा जी की चिंता मत करो, उन्हें गौरी के हाथ का खाना पसंद आएगा और आज गौरी को ही खाना बना लेने दो। इसी बहाने गौरी की पहली रसोई भी हो जाएगी। ये सुनकर सुनैना ठीक है मम्मी और गौरी की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें मेरी ज़रा सी भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। गौरी मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल दीदी, मैं आपको बुला लेंगी। थोड़ी देर वो तीनों आपस में बात करती हैं। फिर माहेश्वरी जी और सुनैना किचन से बाहर चली जाती हैं और गौरी चुपचाप से जाकर अपना काम करने लगती है। खाना बना लेने के बाद गौरी खाने को डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और ये काम करने के बाद उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड लुक आता है। तभी सीढ़ियों से उतर कर रुद्र आता है और वो देखता है कि डाइनिंग टेबल के पास गौरी खड़ी है। रुद्र को ये पता नहीं है कि गौरी ने आज खाना बनाया है। वो चुपचाप से गौरी के पास जाता है
और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। गौरी रुद्र को आता देख उसकी प्लेट में खाना निकाल कर देती है। थोड़ी देर में घर के सारे सदस्य एक एक करके डाइनिंग एरिया में आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी लाइब्रेरी से एक आदमी, जिसकी उम्र 55 साल की लग रही थी, उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। वो अपनी आंखों के चश्मे को ठीक करते हुए डाइनिंग एरिया में दादाजी के साथ आ रहा था। गौरी सुबह से परिवार के हर सदस्य से मिल चुकी थी, लेकिन वो अभी तक रुद्र के पिता से नहीं मिली थी, क्योंकि वो सुबह से ही काम में बिजी थे। नवीन सिंह हानिया दादाजी के साथ आकर डाइनिंग एरिया में अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। दादाजी अपनी जगह पर बैठकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक नज़र देखते हैं। गौरी नवीन सिंह हानिया की तरफ देखकर धीरे से रुद्र से पूछती है, ये कौन है? इन्हें मैंने सुबह से नहीं देखा। ये मेरे पिता हैं, रुद्र ने कहा। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? रुद्र ने पूछा। नहीं, लेकिन सच कहूँ तो हाँ, मुझे तुम्हारे पापा को देखकर डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं और उसके बाद वापस से वो लाइब्रेरी के रूम में अपना काम के लिए चले जाएंगे। गौरी चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाती है और वो देखती है कि सबने खाना खाना शुरू कर दिया है, तो वो भी अपना खाना शुरू कर देती है। नवीन सिंह हानिया खाने का एक निवाला खाते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं, ये खाना किसने बनाया है? गौरी जो चम्मच से खाना खा रही थी, उसके हाथ से चम्मच छूट जाता है और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर, अब पापा, ये खाना मैंने बनाया है, गौरी ने डरते हुए कहा। रुद्र गौरी को इतना घबराता देख अपने पापा की तरफ देखता है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर कल का पार्ट आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।